नमस्कार। लोक प्रशासन संबंधी व्याख्यान श्रृंखला में आज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। आज की चर्चा का विषय है प्रशासनिक कानून। हम सब ये जानते हैं कि कानून अमूमन किसी भी देश में संसद के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन प्रशासनिक कानून राष्ट्रीय कानूनों की दिशा में एक विशेष प्रकार के विकास हैं, जिन्हें प्रोफेसर रॉबसन ने एक अभिनव वृद्धि का नाम दिया है। प्रशासनिक कानून, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रशासन द्वारा बनाए गए और प्रशासन को नियंत्रित करने वाले कानून हैं। यानी प्रशासन द्वारा प्रशासन के लिए बनाया गया कानून साधारण शब्दों में प्रशासनिक कानून है। लेकिन प्रशासनिक कानूनों की व्यवस्था का एक विशेष अर्थ निकल कर सामने आता है, और वो इस संदर्भ में कि ब्रिटेन जैसे देश में कानूनों की जो व्यवस्था है, प्रशासन की जो व्यवस्था है, देश जिन नियमों से शासित होता है वो सामान्य कानून है, जो अक्सर परंपराओं पर आधारित होते हैं या फिर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर शासन और प्रशासन का संचालन होता है। इसे ब्रिटेन जैसे देश में रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की संज्ञा दी गई है, जो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की, शासन प्रशासन व्यवस्था की एक खासियत है। प्रोफेसर डायसी, जो ब्रिटिश कानून और संविधान के विशेषज्ञ हैं, टिप्पणीकार हैं, वो ये मानते हैं कि रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन ब्रिटेन जैसे देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानूनों की व्यवस्था करता है। यानी ब्रिटेन के सभी नागरिक एक जैसे कानूनों से शासित हैं और कानूनों का उल्लंघन करने पर सभी के लिए समान दंड की व्यवस्था है। चाहे प्रधानमंत्री हो या एक छोटे ओहदे पर नियुक्त कोई शासकीय कर्मचारी, कानून की नजरों में दोनों ही समान है और कानून का उल्लंघन करने पर दोनों ही समान रूप से दंड के भागी हैं। इनके विरुद्ध मुकदमा एक ही जैसे न्यायालय में चलाया जाता है। यानी उच्च पदाधिकारी होने के नाते किसी व्यक्ति को कानून से छूट नहीं मिल सकती, और कोई व्यक्ति इसलिए ज्यादा दंड का भागी नहीं हो सकता क्योंकि राजनीतिक पद सोपान में, प्रशासनिक पद सोपान में उसकी स्थिति निम्न है। कानून की नजरों में सभी बराबर है। ये रूल ऑफ लॉ है, ये कानून का शासन है। प्रशासनिक कानून की धारणा इसके जस्ट अपोजिट है, विपरीत है, और अक्सर प्रशासनिक कानून को विधि के शासन के विपरीत माना जाता है, और ये व्यवस्था है फ्रांस जैसे देश की। फ्रांस में प्रशासनिक कानूनों का प्रचलन है। यानी सीधी सी बात यह है कि प्रशासन जिन कानूनों से संचालित होता है वो भिन्न है, और सामान्य नागरिक जिन कानूनों के अधीन है वे अलग है। उनका निर्माण संसद के द्वारा, संवैधानिक विधि के द्वारा किया जाता है किसी भी देश में। लेकिन फ्रांस जैसा देश इन दोनों कानूनों में अंतर करता है, नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों में अंतर करता है। तो जहां तक प्रशासनिक कानून की बात है, साधारण रूप में हम ये जानते हैं कि वो कानून जो प्रशासन के द्वारा बनाए जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बनाए जाते हैं, और खुद प्रशासन के लोग, प्रशासन के अधिकारी, कार्मिक भी उन कानूनों से निर्देशित होकर कार्य करते हैं, वो प्रशासनिक कानून है।
इन प्रशासनिक कानूनों का स्वरूप ये है कि वो निर्धारित करते हैं से प्रशासन के अधिकारियों के क्या अधिकार है, क्या शक्तियां हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं। इसका निर्धारण इन प्रशासनिक कानूनों के माध्यम से किया जाता है। साथ ही ये नागरिकों के प्रशासन के अधिकारियों के साथ संबंधों का भी निर्धारण करते हैं। यदि नागरिकों को ऐसा लगता है कि प्रशासन के किसी अधिकारी के द्वारा या कर्मचारी के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से ना किए जाने के कारण एक आम नागरिक के रूप में उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में ये नागरिक शिकायत कर सकते हैं इन प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध। लेकिन इनकी शिकायत साधारण न्यायालयों में नहीं होगी, बल्कि इसके लिए अलग प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का वजूद होता है, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई की जाती है। फ्रांस में ऐसे बहुतेरे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स हैं, जहां पर भिन्न भिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई होती है और जनता की, आम लोगों की जो शिकायतें हैं वो दूर की जाती है। प्रशासनिक कानूनों के पीछे एक जो महत्वपूर्ण भाव है वो है प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण का भाव। यानी सरकार ये समझती है कि लोक प्रशासन में कार्य करने वाले जो कार्मिक हैं, जो अधिकारी हैं, वो सरकार के दायित्वों, सरकार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में संलग्न है, वो सरकारी कानूनों को क्रियान्वित करने में संलग्न है। इसलिए सरकार भी अपनी जिम्मेदारी समझती है कि अगर लोक प्रशासक किसी दुविधा में फंसते हैं, उनके विरुद्ध उनके कार्यों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार का हाथ उनकी पीठ पर होता है। यानी उनके मुकदमों की सुनवाई के लिए अलग कानून होते हैं, अलग न्यायालय होते हैं, जिसमें सरकार का दृष्टिकोण ये होता है, सरकार यानी राजनीतिक कार्यपालिका का दृष्टिकोण ये होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण हो सके, क्योंकि वो विशेष कार्यों को करने में संलग्न है। उनके कार्य में आने वाली कठिनाइयों से उन्हें मुक्त किया जा सके, बाधाओं से मुक्त किया जा सके, निश्चिंत होकर कार्य करने का अवसर दिया जाए। इस लिहाज से सरकार उनके प्रति संवेदनशीलता रखती है, उनके संरक्षण का भाव रखती है। तो प्रशासनिक कानून सामान्य कानूनों से अलग प्रशासन को संचालित करने के लिए प्रशासन द्वारा बनाए गए कानून है और ये आम नागरिकों से लोक प्रशासन को भिन्न स्थान प्रदान करते हैं। इसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं, कारण हो सकते हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि प्रशासनिक कानून का स्रोत क्या होता है। ये तो हमने जान लिया कि प्रशासनिक कानून प्रशासन के लोगों के द्वारा खुद ही बनाए जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या प्रशासन के अधिकारी जिन कानूनों का निर्माण करते हैं वो देश की बाकी कानूनी व्यवस्था से स्वतंत्र होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अन्य कानूनों की तरह ही प्रशासनिक कानून भी आधारभूत रूप में संवैधानिक कानून पर निर्भर होते हैं। यानी प्रशासन का कोई भी अधिकारी ऐसा कोई नियम, विनियम, निर्णय नहीं ले सकता जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो, संविधान की धाराओं के विरुद्ध हो और संविधान की भावना के विरुद्ध। तो प्रशासनिक कानून का भी प्रमुख स्रोत, आधारभूत स्रोत उस देश का संविधान होता है। भारत के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे निर्णय लेते हैं, बहुत सारे
नियमों उपनियमों को बनाते हैं, लेकिन वो सारे नियम और उपनियम संवैधानिक कानूनों के दायरे में होते हैं। संवैधानिक कानूनों से पृथक जाकर वो किन्हीं कानूनों का निर्माण नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि संविधान ने नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता छोड़ने के जो नियम बनाए हैं कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक बनने के योग्य होगा, कौन सा विदेशी नागरिक अगर भारत की नागरिकता चाहता है तो उसके लिए उसे क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, क्या उसकी योग्यता होगी, कौन सी शर्तें उसे पूर्ण करनी होंगी। इसके लिए संविधान में नियम बना दिए गए हैं। अब नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन प्रशासन के अधिकारियों के पास जाता है, तो प्रशासनिक अधिकारी जो मूल नियम है उसको क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारे उपनियम बनाते हैं, लेकिन वो उपनियम ऐसे नहीं हो सकते। यानी स्वतंत्र तरीके से प्रशासन ये आदेश जारी नहीं कर सकता कि आज की डेट से भारत में नागरिकता प्राप्त करने के ये अलग नियम होंगे। इन नियमों को जो पूरा करेगा, इनका परिपालन सुनिश्चित करेगा, वही नागरिकता प्राप्ति का हकदार होगा। प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता। उसे जो नियम और उपनियम बनाने हैं नागरिकता कानून को लागू करने के लिए जो संविधान में निहित है, उसको वो उन्हीं नियमों के दायरे में रहकर बना सकता है, उससे बाहर जाकर नहीं। दूसरा स्रोत प्रशासनिक कानून का है विधानमंडल द्वारा पारित कानून। मूल रूप से किसी भी देश में संसद या विधानमंडल के द्वारा ही कानून बनाया जाता है, लेकिन संसद द्वारा कानून बनाने की एक सीमा होती है। संसद के पास इतना समय नहीं होता और इतनी जानकारी भी नहीं होती कि वो विभिन्न टेक्निकल विषयों के संबंध में पूरी तरह कानूनों का निर्माण कर सके। इसलिए वो कानून की एक रूपरेखा बना देती है और उस रूपरेखा के तहत उसके दायरे में रहते हुए प्रशासन विभिन्न नियमों और उपनियमों का निर्माण करता है जो प्रशासनिक कानून के दायरे में आते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रशासन के लोग, प्रशासन के अधिकारी संसद द्वारा बनाए गए मूल कानूनों के विरुद्ध जाकर या उससे अलग हटकर नियमों और उपनियमों को पारित करें। तीसरा स्रोत जो प्रशासनिक कानून का माना जाता है वो है अध्यादेश। हम सब जानते हैं कि जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं होता है, ऐसी स्थिति में कार्यपालिका के द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय पर जो आदेश जारी किए जाते हैं वो अध्यादेश कहलाते हैं। वो टेम्परेरी होते हैं, बाद में उनकी अनुमति संसद से लेनी पड़ती है, लेकिन ये अध्यादेश भी समय की आवश्यकता को पूरा करने वाले होते हैं, समय की मांग के अनुसार होते हैं और इसीलिए इनका भी महत्व संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के समान ही होता है। तो ये अध्यादेश जो राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा जारी किए जाते हैं, वास्तव में उनका निर्माण प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा दैनंदिन प्रशासन में आए दिन प्रशासन के द्वारा नियमों, विनियमों, निर्देशों और निर्णय लिए जाते हैं। ये सभी नियम, विनियम, निर्देश और निर्णय प्रशासनिक कानून का ही एक रूप है। जैसे अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि 2020 में नई शिक्षा नीति का निर्णय लिया गया, नीति बनाई गई भारतीय संसद के द्वारा, एक ड्राफ्ट लाइन बना दी गई संसद के द्वारा, नीति संबंधी कुछ मुद्दे तय कर दिए गए कि हमारे देश में आगामी वर्षों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कैसी होगी, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप क्या होगा और उच्च शिक्षा
किन परिस्थितियों के तहत, किन नियमों के तहत दी जाएगी, इसका एक खाका संसद के द्वारा खींच दिया गया। मूल भाव ये रखा गया कि शिक्षा ऐसी हो जो प्राचीन जड़ों से हमें जोड़े रखे, हमारी प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हमारे विद्यार्थियों को कराए, और साथ ही वैश्वीकरण, उदारीकरण से युक्त दुनिया से विद्यार्थियों को जोड़े भी रख सके, उसके अनुरूप भी वो प्रासंगिक हो। इस व्यापक रूपरेखा के तहत नियम निर्णय बनाने का अधिकार प्रशासन को दिया गया, और प्रशासन ने इस संबंध में जो निर्देश दिए विभिन्न राज्य सरकारों के प्रशासन ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, वो सब प्रशासनिक निर्णय के अंतर्गत आते हैं, प्रशासनिक कानून के अंतर्गत आते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पाठ्यक्रम क्या तैयार किए जाए, कैसे तैयार किए जाए, कैसे शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाए, शिक्षक और विद्यार्थी अगर नई शिक्षा नीति के केंद्र में है तो उनका सशक्तिकरण कैसे किया जाए, कैसे उनको अनुकूल माहौल प्रदान किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी क्षमता के अनुसार देश को, विद्यार्थियों को दे सकें और विद्यार्थी भी ग्रहण करने के योग्य बन सके। तो ये सारे जो व्यापक नियम और उपनियम हैं इससे संबंधित, चाहे वो प्राध्यापकों के प्रशिक्षण का हो, उनके नियुक्ति का हो, उनके पदोन्नति का हो, या फिर शैक्षणिक संस्थाओं का माहौल निर्मित करने से संबंधित हो, ये सारे कार्य प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, सारे निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं, जो व्यापक रूप में प्रशासनिक कानून के दायरे में आते हैं। अगला जो स्रोत है वो है न्यायिक निर्णय। किसी भी देश में न्यायपालिका के द्वारा विभिन्न विवादों के संदर्भ में जो निर्णय दिए जाते हैं वो आगे के लिए कानून बन जाते हैं, नजीर बन जाते हैं, कानून के रूप में उनका पालन किया जाता है। प्रशासन भी जब किसी विषय पर निर्णय लेता है, कोई आदेश निर्देश जारी करता है, कोई नियम उपनियम बनाता है, तो वो भी इन न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखता है। और लास्टली, प्रशासनिक कानून का एक बहुत बड़ा स्रोत है, व्यापक स्रोत है आज के दौर में, जिसे हम प्रदत्त विधायन या अधीनस्थ विधायन कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, इस पर हम पृथक चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि संसद ने अपनी कई मजबूरियों के चलते अपना कानून बनाने का अधिकार प्रशासन को प्रदान कर दिया है, हस्तांतरित कर दिया है, दे दिया है। संसद की मजबूरी क्या है कि उसके पास समय नहीं है ज्यादा। हमारे ही देश में संसद के कार्य दिवस हालांकि स्वतंत्रता के बाद से बढ़े हैं, लेकिन आज की तिथि में भी संसद अधिकतम वर्ष में 6-7 महीने ही बैठ पाती है, और ऐसे में बहुत ज्यादा कानूनों का निर्माण उसके द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरी मजबूरी यह है कि संसद में जो चुनकर सांसद आते हैं उनके चुनाव का आधार उनकी लोकप्रियता होती है, कोई शैक्षणिक या प्राविधिक योग्यता नहीं। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाने की बात आती है तो उसके लिए तकनीकी ज्ञान भी चाहिए। सांसदों के पास वो तकनीकी ज्ञान नहीं होता, वो विशेषज्ञता नहीं होती जो एक विशेष क्षेत्र में कानून बनाने के लिए चाहिए। ऐसी स्थिति में संसद कानून की केवल एक रूपरेखा बना देती है, और उस रूपरेखा के तहत व्यापक रूप में कानूनों के निर्माण का कार्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। इसको ही प्रदत्त विधायन कहते हैं।
और लास्टली जो प्रशासनिक कानून है उसका सबसे बड़ा स्रोत प्रशासकों की स्वविवेक की शक्तियां होती। हर देश में प्रशासन के अधिकारियों को कुछ परिस्थितियों में अपने विवेक से कार्य करने की छूट दी जाती है, अधिकार दिया जाता है, शक्ति दी जाती है। क्यों? क्योंकि जिस समय कानून बनाया जाता है उस समय सारी परिस्थितियों की कल्पना नहीं की जा सकती, और प्रशासन जिस समाज के अंदर काम करता है वो समाज प्रगतिशील है, परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ऐसी स्थिति में परिस्थितियों के मुताबिक कानून बनाने का अधिकार या निर्णय लेने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा जाता है, और ये सौंपा जाना चाहिए। अपने इस स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रशासक बहुत सारे कानूनों को जाने अनजाने में बना देते हैं, नियम विनियम बना देते हैं, और ये नियम विनियम धीरे धीरे प्रशासनिक कानूनों की श्रेणी में सम्मिलित होते जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पिछले वर्षों में अप्रत्याशित रूप से कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में फैली, और जिसका सामना करने के लिए प्रशासन के अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे निर्णय लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके, लोगों को एक समुचित माहौल दिया जा सके जिसमें वो अपने व्यक्तित्व का विकास इस संकट की स्थिति में भी कर सके। इसके लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए, बहुत सारे नियम और उपनियम बनाए गए। ये सारे नियम और उपनियम संसद ने नहीं बनाए, प्रशासनिक अधिकारियों ने बनाए, क्योंकि संकट के समय अगर संसद के कानून का इंतजार किया जाता, प्रतीक्षा की जाती, तो संकट और गहरा हो जाता। ऐसी स्थिति में ही स्थिति का मुकाबला करने के लिए, संकट का मुकाबला करने के लिए प्रशासन के अधिकारियों को स्वविवेक की शक्ति प्रदान की जाती, और यही स्वविवेक की शक्ति प्रशासनिक कानून का आज के समय में एक बहुत बड़ा स्रोत बन गई है। तो ये था प्रशासनिक कानून का स्रोत। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि प्रशासनिक कानून प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बनाए जाते हैं तो वो स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी कानून बना सकते हैं। उनके कानून बनाने की शक्ति की भी सीमाएं हैं। संविधान, देश की संसद और न्यायपालिका के निर्णय खुद उनकी स्वविवेक की शक्तियां। अच्छा, स्वविवेक की शक्तियों से ये तात्पर्य नहीं लिया जाना चाहिए कि अपने विवेक से प्रशासन कुछ भी कार्य कर सकता है। स्वविवेक की भी एक सीमा होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आम नागरिकों को भी और प्रशासन के अधिकारियों को। अब हम देखते हैं कि प्रशासनिक कानून क्यों विकसित हुआ, क्या कारण थे, उसके पीछे कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो दुनिया भर में हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति जब हुई तो उससे जुड़ी तमाम आवश्यकताएं और समस्याएं सामने आई। नगरीकरण का विकास हुआ, नगरीकरण के विकास के साथ साथ माइग्रेशन हुआ, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार की तलाश में गए। उनके वहां जाने से उनके रहने, खाने, यातायात, संचार, स्वास्थ्य, सफाई, इन सब से संबंधित
आवश्यकताएं उदित हुई और हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल फेज में, विशेष रूप से यूरोप अमेरिका में, जहां पर बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा अपनी पूंजी लगाई गई और उन कल कारखानों में भारी संख्या में उत्पादन कार्य हुआ। वहां पर पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच संबंधों की समस्या भी उत्पन्न हुई। मजदूरों को ऐसा लगा कि पूंजीपतियों के द्वारा उनसे ज्यादा श्रम लिया जा रहा है, लेकिन उसके एवज में, उसके बदले में उन्हें ज्यादा पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है, लाभ में भागीदार उन्हें नहीं बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक विरोध की स्थिति भी सामने आई। प्रशासन के सामने ये एक बड़ी समस्या थी, बड़ी चुनौती थी कि कैसे वो औद्योगिक क्रांति जनित इन समस्याओं का सामना करे और कैसे नगरों में, उपनगरों में लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर। ऐसी स्थिति में संसदीय कानूनों पर या संवैधानिक कानूनों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता था, क्योंकि इन समस्याओं, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के हाथ में निर्णय की शक्ति देना लाजमी हो गया था, स्वाभाविक हो गया था। और यहीं से प्रशासनिक कानून की धारणा डेवलप हुई, विकसित हुई। प्रशासन के द्वारा रोजमर्रा के समस्याओं के समाधान के लिए कानून बनाए जाने लगे, नियम और उपनियम बनाए जाने लगे। दूसरा कारण ये था कि ये जो प्रशासनिक कानून है वो क्यों तेजी से पूरी दुनिया में फैले, विकसित हुए। इसलिए क्योंकि प्रशासनिक कानून की धारणा के तहत जिन न्यायाधिकरणों का गठन किया गया, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई की जाने लगी, नागरिक यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी के कार्य से असंतुष्ट होते थे तो उनके मुकदमों की सुनवाई इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में की जाने लगी। ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्य प्रक्रिया की दृष्टि से इतने लचीले थे कि बहुत तेजी से विवादों का यहाँ पर निस्तारण होने लगा। सामान्य न्यायालयों की तुलना में ये ज्यादा अच्छी तरह काम करने लगे। हम सब ये जानते हैं कि सामान्य न्यायालयों में सभी देशों में काम की गति बहुत धीमी होती है, क्योंकि संवैधानिक कानूनों, संसदीय कानूनों, साक्ष्यों के आधार पर ये न्यायालय, सामान्य न्यायालय कार्य करते हैं। न्यायाधीशों की संख्या कम होने के कारण, प्रक्रियाओं के पालन के कारण इसमें देरी भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उसकी तुलना में अगर हम फ्रांस में देखें, जहां पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण बहुत ज्यादा है, तो वहां बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का, बड़े बड़े विवादों का समाधान भी इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में आसानी से हो गया, जल्दी हो गया। तो ये न्यायाधिकरण जैसे जैसे लोकप्रिय हुए, वैसे वैसे प्रशासनिक कानून की धारणा भी लोकप्रिय हुई, विकसित हुई। शासकों, प्रशासकों और आम नागरिकों सभी को ये लगने लगा कि सामान्य न्यायालयों की तुलना में इन न्यायालयों में मुकदमा ले जाने पर त्वरित निर्णय होता है और संतोषजनक निर्णय होता है। तो ये भी प्रशासनिक कानून की धारणा के विकास का एक कारण था, उसके पीछे उत्तरदायी था जो कारण, वो ये था। तीसरे, प्रशासनिक कानून इसलिए भी लोकप्रिय हुए, इसलिए भी विकसित हुए, क्योंकि प्रशासन जो कार्य करता है उस कार्य को करने का एक अलग ढंग होता है, एक अलग तरीका होता है। यूं कहें हम कि प्रशासनिक कार्यों की प्रकृति वैज्ञानिक होती है और तकनीकी युक्त होती है। इन तकनीकी और वैज्ञानिक कार्य प्रक्रिया की जानकारी संसद को नहीं होती। संसद ऐसे विषयों पर बारीकी के साथ कानून नहीं बना सकती जितना प्रशासन के लोग बना सकते हैं।
क्यों? क्योंकि प्रशासन का चयन, प्रशासन के लोगों का चयन, उनकी नियुक्ति ही उनके इस वैज्ञानिक तकनीकी योग्यता के आधार पर की जाती है। और वर्षों से एक विभाग में एक जैसा काम करते करते वो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हो जाते हैं। संसद का कार्यकाल तो फिक्स होता है। कोई यदि सांसद के रूप में चुना जाता है तो 5 साल, 10 साल बीच में ब्रेक भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसको प्रशासन के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं की उतनी ज्यादा और बारीक जानकारी नहीं हो पाती, जितना एक प्रशासन में संलग्न अधिकारी को होती है, कार्मिक को होती है। क्योंकि उसमें और सांसद में फर्क ये है कि वो एक बार सेवा में जब घुसता है तो रिटायरमेंट की उम्र तक अपने पद पर बना रहता है, और पद पर बने रहते हुए हर रोज उसका सामना नई समस्याओं, कार्य के नए तरीकों, नई सोच और नई परिस्थितियों से होता है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर विज्ञान और तकनीक जनित तमाम समस्याएं हैं, तमाम पहलू हैं, उन पहलुओं को हैंडल करने के लिए, उन पहलुओं के अनुसार शासन प्रशासन संचालित करने के लिए, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जिस वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है, वो प्रशासन के पास ही होता है। लिहाजा प्रशासन अगर स्वयं कानून बनाता है, स्वयं को शासित करने के लिए, विभागों के संचालन के लिए, तो ये सभी के लिए सुविधाजनक हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक कानून का विकास प्रशासन की स्वविवेकीय शक्तियों के कारण भी हुआ है। हमने देखा कि कैसे अपरिहार्य स्थितियों को का सामना करने के लिए, संकटों का मुकाबला करने के लिए प्रशासन के अधिकारियों को विवेक के प्रयोग की छूट दी जाती है। और जितना ज्यादा वो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, किसी न किसी नए कानून को जन्म देते हैं जो प्रशासनिक कानून की श्रेणी में सम्मिलित होता जाता है। अंतिम रूप में प्रशासनिक कानून के विकास के पीछे हम ये भी कारण देखते हैं कि प्रशासन किसी भी देश का हो, वो अपने आप में हर रोज, हर क्षेत्र में एक नया प्रयोग करता रहता है। कैसे प्रशासन में सुधार किया जाए, कैसे नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जाए, उनको संतुष्ट किया जाए, उनको प्रशासन के साथ जोड़ा जाए, सहभागी बनाया जाए, इसके लिए तमाम प्रयोग चलते रहते हैं। कैसे उसे परिणाम उन्मुखी बनाया जाए, इसके लिए प्रयोग प्रशासन हर रोज करता रहता है। कभी वो प्रयोग सफल होते हैं और कभी बहुत सफल नहीं होते, उनमें से फिर नया प्रयोग निकलता है। जैसे हाल फिलहाल में हम स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में देख रहे हैं कि कैसे उसको एक्टिव बनाने के लिए, परिणामोन्मुख बनाने के लिए, स्थानीय स्वशासन में जनता को ज्यादा से ज्यादा सहभागी बनाने के लिए तमाम नए प्रयोग चल रहे हैं। जैसे एक प्रयोग ये है कि उस स्थानीय संस्था को ज्यादा अनुदान दिया जाए जिसका परफॉर्मेंस, जिसका कार्य परिणाम सबसे ज्यादा अच्छा। हम देख रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्थानीय संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है। हर वर्ष गणना की जाती है कि कौन सा निगम, कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहचाना गया। तो इस तरीके से प्रतिस्पर्धी बनाकर उनको कार्योन्मुख बनाया जा रहा है। उनमें जो ढीलापन आ गया था उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें ज्यादा सक्रिय बनाया जा रहा है। तो ऐसे ही विभिन्न प्रयोग विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे हैं। और प्रशासन जब ये नए नए प्रयोग करता है तो
स्वाभाविक है कि उसे संसद से अलग निर्णय लेने का, कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए और होता भी है। जितना ज़्यादा वो नया प्रयोग करेगा, उतना ज़्यादा उसे स्वविवेक की छूट मिलती है और स्वविवेक के प्रयोग के साथ-साथ वो नए नियमों, उपनियमों, निर्देशों और निर्णयों तक पहुँचता है। तो ये सभी परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं किसके लिए? प्रशासनिक कानून के विकास के लिए। अब यदि हम देखें कि भारत में प्रशासनिक कानूनों की क्या स्थिति है, हम ये देखते हैं कि भारत में प्रशासनिक कानून जैसी कोई पृथक कानून का संग्रह हमें देखने को नहीं मिलता। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में शासकों के द्वारा संसदीय कानून से पृथक नियम और उपनियम नहीं बनाए जाते, उनके द्वारा भी बनाए जाते हैं, लेकिन उनका संग्रहण उस रूप में नहीं हुआ है जैसा फ्रांस में हुआ है या जैसा ग्रेट ब्रिटेन में हुआ है। 1998 में पीसी जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने ये सजेशन दिया था, ये संस्तुति दी थी कि भारत में भी प्रशासन के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों को संग्रहित किया जाना चाहिए और साथ ही केंद्र सरकार के क्षेत्र में कानूनों की इतनी ज्यादा जो संख्या है, उस संख्या को 50% तक घटा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाए गए थे और उन कानूनों की उपयोगिता आज के संदर्भ में नहीं है। इस सजेशन के आधार पर बहुत से कानूनों को हटाया गया, लेकिन अब भी बहुत सारे कानून मौजूद हैं। इन कानूनों पर संसद की नजर होनी चाहिए और प्रशासन के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो नियम और उपनियम बनाए जाते हैं, उनके पर्याप्त रूप से दस्तावेजीकरण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा इस समिति के द्वारा सुझाव दिया गया। भारत में संसद के द्वारा एक प्रदत्त विधायन समिति का गठन भी किया गया, जो प्रशासनिक कानूनों पर नियंत्रण रखती है, उसकी स्थिति पर नियंत्रण रखती है, ताकि प्रशासन के अधिकारी दायरे में रहकर, सीमाओं में रहकर प्रशासनिक कानूनों का निर्माण कर सकें और ये कानून प्रशासन की शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोक सकें। ये भी इस समिति का लक्ष्य था। इस समिति ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। तो ब्रिटेन की तरह, फ्रांस की तरह हमारे देश में प्रशासनिक कानूनों का अलग वर्गीकरण नहीं किया गया है, वो राष्ट्रीय कानून का ही अंग है। संविधान द्वारा बनाए गए कानून और संसद द्वारा बनाए गए कानून के दायरे में रहकर ही प्रशासन के द्वारा आदेश निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन उन्हें पृथक प्रशासनिक कानूनों की श्रेणी में श्रेणीबद्ध अभी तक नहीं किया गया। आशा है प्रशासनिक कानून की धारणा स्पष्ट हुई होगी। फिर भी यदि कोई आपका प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप रख सकते हैं अपने मैसेज के माध्यम से। धन्यवाद।